First question, read the given statements and conclusions carefully, assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts. Decide which of the given conclusions logically follow or follows from the statements. फर्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम नजर डालते हैं, स्टेटमेंट्स गिवन है ऑल स्नेक्स आर रेप्टाइल्स। वेन डायग्राम का अगर हम इस्तेमाल करें इस तरह की क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो हम यहाँ पर इनर सर्कल को स्नेक्स के लिए रिप्रेजेंट करेंगे, रेप्टाइल्स को आउटर सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। सम रेप्टाइल्स आर एम्फीबियंस, कुछ रेप्टाइल्स ऐसे हैं जो एम्फीबियन हैं। यहाँ पर हम एक सेपरेट डायग्राम बना लेते हैं। ऑल एम्फीबियंस आर एनिमल्स, तो एम्फीबियंस को हम AM से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एंड ऑल एम्फीबियंस आर एनिमल्स। ये हमारे पास में 3 स्टेटमेंट्स गिवन हैं। कंक्लूजन निकालते समय हमें कोशिश ये करनी होगी, अगर हम वेन डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं, इन्हें रॉन्ग प्रूव करने की, आप इन्हें राइट प्रूव करने की कोशिश ना करें, क्योंकि हो सकता है किसी एक केस में राइट प्रूव हो जाए। हाँ, अगर आप उनको किसी भी एक केस में रॉन्ग प्रूव कर देंगे तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। सम स्नेक्स आर एम्फीबियंस, हम चाहते हैं कि ये हमारा कॉन्ट्राडिक्ट हो जाए। क्या हो अगर हम एम्फीबियंस का सर्कल यहाँ पर बना, तो रेप्टाइल, सम रेप्टाइल्स आर एम्फीबियंस, ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई है। एम्फीबियंस एंड एनिमल्स में भी हम इसको इस तरह से कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सम स्नेक्स आर एम्फीबियंस ये नेसेसरली ट्रू नहीं है, सो फर्स्ट कंक्लूजन हमारा वैलिड नहीं होगा। अगर हम सेकंड कंक्लूजन में मूव करें, सम एनिमल्स आर रेप्टाइल्स। ना, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, क्योंकि ये वाला पार्ट एम्फीबियन का हर हालत में रेप्टाइल है और पूरा एम्फीबियन जो है वो एनिमल के सर्कल में आता है, तो चाहे हम कुछ भी कर लें, एनिमल का ये जो पार्ट है वो हर हालत में रेप्टाइल होगा ही होगा। हम इसे रॉन्ग प्रूव नहीं कर सकते हैं। सेकंड कंक्लूजन हमारा वैलिड है। ऑप्शन 2 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम वेजिटेबल्स आर पोटैटोज। वेजिटेबल्स, potatoes. All potatoes are roots. All potatoes are roots. And some roots are carrots. Some roots are carrots. ये 3 कंडीशंस हमारे सामने हैं। कंक्लूजन, some roots are vegetables. Now vegetables ये रहा, roots ये रहा। अब देखिए पोटैटो जो है वो रूट्स के सर्कल के अंदर है, तो अगर हम इसको मिनिमम कट भी करना चाहें तो हमें रूट्स को यहाँ पर प्लेस करना होगा। सम रूट्स आर वेजिटेबल्स, डेफिनेटली ये जो रूट्स हैं ये वेजिटेबल होंगी, सो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन यहाँ पर वैलिड होगा। सम कैरेट्स आर पोटैटोज, हम इसे रॉन्ग प्रूव करना चाहते हैं। सम कैरेट्स आर पोटैटोज, तो बड़े आसानी से हम कर सकते हैं, हम कैरेट्स को यहाँ प्लेस कर दें, तो आप देखेंगे कि सम रूट्स आर कैरेट्स, बट पोटैटोज और कैरेट्स में कोई रिलेशनशिप नहीं है। सेकेंड कंक्लूजन इनवैलिड होगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल हर्ब्स आर प्लांट्स। ये हर्ब्स हैं, दे आर प्लांट्स। सम श्रब्स आर हर्ब्स, ये हर्ब्स हैं। सम श्रब्स आर हर्ब्स। सम प्लांट्स आर ट्रीज। सम प्लांट्स आर trees. All trees are living beings. All trees are living beings. Conclusions पे नजर डालते हैं। Some living beings are shrubs. Living being और shrub में हम चाहते हैं कि कोई रिलेशनशिप यहाँ पर नहीं। now ध्यान रखिए, shrub जो है वो each के साथ कुछ इंटरेक्ट कर रही हैं। यहाँ सब अलग अलग हो गए। जैसे मान लीजिए अगर हम इस पूरे डायग्राम को एक साथ लें, तो टी और ये हो गया है लिविंग
बी। टी के साथ में पी को हम यहाँ पर कट कर दें, पी के अंदर हम एच को प्लेस कर दें और एस को हम यहाँ लिख दें। तो व्हाट विल फाइंड कि श्रब और लिविंग बीइंग में जरूरी नहीं है कोई रिलेशनशिप बने। सो देयरफॉर फर्स्ट कंक्लूजन हमारा इनवैलिड होगा। सेकेंड, सम ट्रीज आर श्रब्स। अगेन इसी डायग्राम में हम देख सकते हैं कि नो ट्रीज आर श्रब्स, तो ये कंक्लूजन भी इनवैलिड होगा। सम लिविंग बीइंग्स आर प्लांट्स। कुछ लिविंग बीइंग हर हालत में प्लांट होंगे बिकॉज प्लांट और ट्री में एक ओवरलैप हो रहा है और ट्री जो है वो लिविंग बीइंग के अंदर आ रहा है, तो हर हालत में कुछ लिविंग बीइंग तो प्लांट होंगे ही होंगे हर हालत में, तो हम कहेंगे थर्ड सही होगा कंक्लूजन। सम प्लांट्स आर श्रब्स, अगेन द सेम लॉजिक। एच जो है वो पी के सर्कल में आ रहा है और एस और एच पार्शियली इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये हर हालत में ट्रू होगा दैट सम प्लांट्स आर श्रब्स। फोर्थ कंक्लूजन भी वैलिड होगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a question is given followed by two arguments. Decide which of the arguments is or are strong with respect to the question. Should teachers of Indian universities be transferred from one state to another from time to time? Arguments हैं, yes, this would help in dissemination of knowledge beyond state boundaries. Certainly जब एक स्टेट के टीचर दूसरे स्टेट में जाएंगे तो वो अपनी नॉलेज वहां पर स्प्रेड करेंगे। डेफिनेटली हमारा ये आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग होगा। No, it would be counterproductive as different states have different languages. Right? Different languages हो सकती हैं, but then there are certain common languages जिनमें आप पढ़ाई कराते हैं और हम बात कर रहे हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज की। दैट मीन्स यहाँ पर ये अज्यूम करना कि काउंटर प्रोडक्टिव होगा इज नॉट वेरी लॉजिकल इन नेचर। सो सेकेंड आर्ग्यूमेंट हमारा वैलिड नहीं होगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the given statement and decide which of the given assumptions are implicit in the statement. Statement है, farmers are warned not to use chemical fertilizers just for the sake of increasing their crop yield. Assumptions: crop yield would decrease as a result of using organic fertilizers. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं chemical fertilizers की और यहाँ पर हमने वर्ड यूज किया है organic fertilizers का। ये assumption invalid। Chemical fertilizers carry harmful effects. केमिकल फर्टिलाइजर्स को केवल अपनी क्रॉप की यील्ड बढ़ाने के लिए यूज करने के अगेंस्ट वार्निंग मिली है। इसका हम एक अजम्पशन बिल्कुल वैलिड मान सकते हैं कि इनके कुछ साइड इफेक्ट्स या हार्मफुल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। सेकंड अजम्पशन डेफिनेटली सही होगा। सेकंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a question is given followed by two statements. Identify which of the statements is or are sufficient to answer the question. How is Virat related to Mayank's son? Mayank's wife, तो यहां पर हम मयंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम से। इनकी वाइफ, इन्हें हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक सर्कल में, नाम हमें नहीं मालूम है। सो इनकी जो वाइफ है वो सिस्टर है किसकी? विराट्स फादर्स ओनली सन। इनकी वाइफ सिस्टर है किनकी? विराट के फादर के ओनली सन की। तो डेफिनेटली वो ओनली सन कौन होंगे? विराट होंगे। और उनके ओनली सन कौन होंगे? खुद विराट। तो यहाँ पर ये जो मयंक की वाइफ हैं वो विराट की सिस्टर होंगी। हमें पता करना है रिलेशनशिप विराट का मयंक के सन के साथ में। तो मयंक के जो सन होंगे उनका विराट से क्या रिलेशन है, या विराट का मयंक के सन से क्या रिलेशन है? विराट इनकी मदर के ब्रदर होंगे। सो देयरफॉर वो कहलाएंगे अंकल। फर्स्ट स्टेटमेंट सफिशिएंट होगा हमारे इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। जब हम सेकंड स्टेटमेंट की तरफ मूव करेंगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे किसी काम की नहीं है। मयंक इज द सन इन लॉ ऑफ रोहित। सो रोहित हैं। सन इन लॉ का मतलब हुआ इनकी जो डॉटर है, हमें उनका नाम नहीं मालूम है, मयंक उनके हस्बैंड है। तो मयंक इज सन इन लॉ ऑफ रोहित whose only daughter शीला, तो रोहित की ओनली डॉटर है शीला, इज द सिस्टर ऑफ विराट। ये
विराट की सिस्टर है, ये ओनली डॉटर है तो विराट मेल मेंबर हो गए हैं। Okay. अब हमें रिलेशनशिप पता करना है, हाउ इज विराट रिलेटेड टू मयंक्स सन। अगेन मयंक की जो सन है वो ये रही। विराट का इनसे क्या रिलेशन है, अगेन इनकी मदर के ब्रदर क्या कहलाएंगे, अंकल। देयरफॉर हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी सफिशिएंट है, बिकॉज दोनों ही स्टेटमेंट्स अलोन सफिशिएंट हैं, हम थर्ड ऑप्शन अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 girls A, B, C, D and 4 boys E, F, G each are sitting around a circular table facing the center such that no two boys are adjacent to each other. The distances between two neighbors are equal for all the persons who is sitting between C and D. तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, सर्कुलर यहाँ पर हम एक टेबल बना सकते हैं और टोटल हम 8 मेंबर्स को यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं सच दैट कि उनके बीच में स्पेसिंग जो है वो इक्वल हो जाए। कोई भी दो बॉय साथ नहीं बैठे हैं, इसका मतलब है दे आर सिटिंग ऑल्टरनेटिवली, एक बॉय और एक गर्ल। पोजीशंस फिक्स नहीं है तो कहीं से भी हम बॉय को अरेंज कर सकते हैं और कहीं पर भी गर्ल्स को। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्योंकि हमें पता करना है सी और डी के बीच में कौन बैठे। टी इज फेसिंग डी। नाउ डी जो है वो फीमेल है, तो एक काम करते हैं, फीमेल मेंबर्स को हम इस तरह से सामने लिख देते हैं। अगर ये फीमेल हैं तो ये मेल होंगे, तो ये भी एक फीमेल होंगी, ये भी एक फीमेल होंगी और ये भी एक फीमेल होंगी। बाकी 4 पोजीशंस पे 4 बॉयज बैठेंगे। डी इज फेसिंग बी। हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई, सेंटर की तरफ देख रहे हैं, थर्ड टू द राइट ऑफ ई, इसका मतलब है ई को यहां होना होगा 1 2 3। बी इनके राइट में थर्ड पोजीशन पे होंगे। ए इज फेसिंग सी एंड एफ इज फेसिंग ई। ई को कौन फेस कर रहे हैं, एफ। नाउ ए सी को फेस कर रहे हैं, दिक्कत है कि हमें ये नहीं मालूम है कि ए यहां पर और सी यहां पर है या सी यहां पर और ए यहां पर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन सफिशिएंट नहीं होगा बिकॉज हमें पता करना है सी और डी के बीच में कौन बैठा है। अगर सी को यहां लेते हैं तब तो हम बता सकते हैं ई है, लेकिन अगर हम सी को यहां लेते हैं तो यहां पर ई एफ के अलावा जो 2 पर्सन बचे हैं उनमें से कोई भी एक बैठ सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन इज नॉट सफिशिएंट। जब हम नेक्स्ट पोजीशन की तरफ मूव करेंगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ मूव करेंगे, तो जो इंफॉर्मेशन हमें यहाँ दी गई है उसे हमें इग्नोर करना होगा, ठीक है। बट हमने यहाँ पर 4 पोजीशंस बना दी हैं गर्ल्स के लिए और 4 पोजीशन बॉयज के लिए। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम देखें, सी इज फेसिंग ए। सी इज फेसिंग ए, लेट अस से ए को हम यहाँ प्लेस कर देते हैं और यहाँ पर सी, तो सी ए को फेस कर रहे हैं। हु इज बिटवीन ई एंड एच, ए जो है वो ई और एच के बीच में है, मालूम नहीं है कौन इनके लेफ्ट में है और कौन इनके राइट में। सो ए इज सिटिंग बिटवीन ई एंड एच। डी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, डी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए है, तो डेफिनेटली यहां पर एक ही गर्ल बची है बी। एंड जी इज सेकंड टू द राइट ऑफ एच। जी एच के राइट में सेकंड पोजीशन पे है, तो डेफिनेटली एच को हमें यहां पर प्लेस करना होगा बिकॉज उस केस में उनके राइट में सेकंड पोजीशन पे जी होंगे। अगर हम एच को यहां प्लेस करेंगे तो फिर सेकंड पोजीशन ये होगी, पर यहां पर ऑलरेडी कौन बैठे होंगे, ई, तो एच को हमें यहां प्लेस करना होगा और यहां पर ई। एक पर्सन बच गए हैं और वो कौन है, एफ। क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज सिटिंग बिटवीन सी एंड डी एंड सर्टेनली वी कैन आंसर दिस पर्सन इज एफ। सेकंड स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, among 5 objects v, w, x, y and z, v weighs as much as x. So v weighs as much as x. Which object is the second heaviest among all? Second heaviest हमें मालूम करना है। अगर हम जानकारी देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन गिवन है, y is twice as heavy as w. y twice as heavy as w. w is 1.5 times as heavy as z. w is 1.5 times as heavy as z. W and z together weigh as much as v and x together.
W and Z is equal to V plus X। एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पर, लेट अस से Z की वैल्यू हमने एज्यूम कर ली है 2, तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3, और Y की वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस ऑफ 3 दैट इज 6। W प्लस Z 5 हो जाएगा, और बिकॉज V और X आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं तो इन दोनों की वैल्यू होगी 2.5। हमें पता करना है सेकंड हैवीएस्ट, तो हैवीएस्ट तो यहाँ पर कौन हो गए हैं 6, Y सेकंड हैवीएस्ट हैं W 3 के साथ में। फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टेटमेंट, अब जब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देख रहे हैं तो जो बेसिक जानकारी हमारे पास थी दैट V weighs as much as X, उसे छोड़ के बाकी सारी जानकारी अब हम हटा सकते हैं। Y is twice as heavy as Z, so Y is twice of Z. Both Y and W together, Y and W together weigh as much as X and Z together. Now यहाँ पर हमारे पास में अगर हम मान लीजिए Z को अज्यूम कर लेते हैं 1, तो हमारी Y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। W के बारे में हमारे पास कोई जानकारी यहाँ पर नहीं है, X के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो हम किसी भी तरह का कोई कंक्लूजन यहाँ ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। सेकंड स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है, हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, who is the tallest among A, B, C, D and E? First statement, E is taller than only C. E is taller than only C. इसका मतलब है E फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन पे नहीं आ सकते हैं, उन्हें फोर्थ पोजीशन पे ही आना होगा। तो यहाँ पे हमें फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन के बारे में कंफर्म जानकारी हो गई है। B is taller than both A and C but shorter than D. B is taller than both A and C but B is shorter than। अब टॉलेस्ट कौन नहीं हो सकते हैं, E और C नहीं हो सकते हैं। A नहीं हो सकते हैं बिकॉज A से टॉलर कौन है B, लेकिन B भी टॉलेस्ट नहीं हो सकते हैं क्योंकि B से टॉलर कौन है D। सो डेफिनेटली हम क्या कहेंगे कि इस इंफॉर्मेशन के आधार पर D इज द टॉलेस्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट, A is taller than both E and C. A is taller than both E as well as C. B is shorter than only D. B सिर्फ D से ही शॉर्टर है। इसका मतलब है B थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे नहीं हो सकते, तो इनको डेफिनेटली सेकंड पे होना पड़ेगा, और तब टॉलेस्ट कौन होंगे D। हमारा सेकंड स्टेटमेंट आल्सो अलोन इज सफिशिएंट। हम इस क्वेश्चन का आंसर मार्क करेंगे थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the ratio of the cost price of an article to its printed price? The shopkeeper earns a profit of 8% on selling the article at a discount of 10% on the printed price. Let us say printed price को हम represent कर रहे हैं M से। इस पे हमने क्या दिया है 10% का डिस्काउंट दिया है। That means हमारी जो सेलिंग प्राइस होगी वो होगी हमारी मार्क प्राइस या प्रिंटेड प्राइस की 90%। There is a 10% प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से, उसको हम C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उससे 8% ज्यादा है, दैट इज 108%। इस इंफॉर्मेशन से हम कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस या प्रिंटेड प्राइस का रेशियो डेफिनेटली निकाल सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट, क्योंकि हमने पहले प्रिंटेड प्राइस पे 10% डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट देने का मतलब है इसे 10% रिड्यूस कर दिया। ऐसा करने पर ये सेलिंग प्राइस आई है, और ये कॉस्ट प्राइस से 8% ज्यादा है बिकॉज देयर इज 8% का प्रॉफिट। सेकंड स्टेटमेंट, द शॉपकीपर लूजेस ₹15 on selling the article for ₹135 after giving a discount of 10% on the printed price. Again, यहाँ पर 135 रुपीज हमारी सेलिंग प्राइस है। लेटेस्ट से इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है SC। 15 रुपीज का लॉस होने का मतलब है कॉस्ट प्राइस इससे 50 रुपीज ज्यादा होगी।
10% डिस्काउंट है ऑन अ प्रिंटेड प्राइस, सो सेलिंग प्राइस जो है वो प्रिंटेड प्राइस या मार्क प्राइस से 10% कम। यहाँ से हम मार्क प्राइस निकाल सकते हैं, हमें एग्जैक्टली इसको निकालने की जरूरत नहीं है, हम मार्क प्राइस निकाल सकते हैं बिकॉज हमारे पास मार्क प्राइस आ गई है, कॉस्ट प्राइस आ गई है, हम इनका रेशियो भी निकाल सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन।